श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishqbaz Session 2 and this story is begin from chapter 273 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप तुम मुझसे नफरत ना करो, तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम ना हो, क्योंकि एक तुम्हारा प्यार ही तो है जो मेरे जीने की वजह है। कुछ देर बाद आशी ने खुद को संभाला। उसकी नज़र घड़ी पर गई जिसमें इस वक्त दोपहर के 12 o'clock रहे थे। उसने एक ठंडी सांस ली और अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में कुछ बटन प्रेस किया, जिसके कनेक्शन के साथ ही कुछ सिग्नल राहुल के हाथों की पहनी हुई घड़ी और समर के हाथों की पहनी हुई घड़ी में गई में सिग्नल मिलते ही वाले काम को छोड़कर सिगरेट अड्डे की तरफ सेपरेट कमरे में चले गए, जहां आशी उन लोगों का इंतजार कर रही थी। क्या खबर है, कहते हुए राहुल ने आशी की तरफ देखा तो आशी हाँ में सर हिलाते हुए बोली, साइको जा चुका है और अब हमें भी मिशन के लिए निकलना होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। और आशी की बात को सुनकर राहुल और समर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि साइको के गले से मेरा पहनाया हुआ कान्हा जी का पेंडेंट, जिसमें हमारी चिप और ट्रांसमीटर था जिसके जरिए हम लोग साइको के प्लान के बारे में पता लगाते थे, वह फिलहाल टूट चुका है, जैसे साइको ने रिपेयर करने के लिए किसी को दिया है। और आशी की बात को सुनकर राहुल और समर दोनों को बहुत बड़ा झटका लगा। समर काफी शॉकिंग रिएक्शन के साथ थोड़ा परेशान होते हुए आशी से बोला, ये तुम क्या कह रही हो आशी? इसका मतलब अब हमें उनके प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा तो फिर हम अपने प्लान में कामयाब कैसे होंगे? इससे तो रिस्क काफी बढ़ जाएगा। हम लोग कभी भी क्रिश की नजरों में आ सकते हैं और ऊपर से वह माफिया किंग विवान खन्ना और उसका नमूना बेटा। हम किस से बचेंगे? चिंता मत करो, फिलहाल मैं उसका इंतजाम कर दिया है। मैंने बड़ी ही चालाकी से साइको के जैकेट के कॉलम में एक ट्रैकिंग डिवाइस और ट्रांसमीटर इंस्टॉल किया है, जो परमानेंट होगी लेकिन टेम्पररी हमारा काम कर सकती है। और आप हमें इसी के भरोसे काम करना होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। बात की प्लानिंग हम बाद में कर सकते हैं, अब तो बस कान्हा जी का सहारा है, क्योंकि हम अपने इस मिशन से पीछे भी नहीं हट सकते। वह सब तो ठीक है आशी, लेकिन तुम्हारा वह पेंडेंट, अगर वह किसी भी तरह से खुल गई और उसके अंदर की चिप किसी के हाथ लग गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें किसी भी तरह से वह चिप हासिल करनी होगी, इससे पहले कि कृषि या राका की नज़र उस पर जाए। कहते हुए राहुल थोड़ा परेशान था। मैं जानती हूँ बाबा, लेकिन फिलहाल हमारे लिए मिशन जरूरी है। उस पेमेंट का क्या करना है वह मैं बाद में सोचूंगी। फिलहाल हमें निकलना होगा, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में हमें काफी देर लगने वाली है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? और आशी की बात सुनकर राहुल और समर ने हाँ में सर हिलाया। इस वक्त दोपहर के 2 o'clock रहे थे। अब तीनों को ही घर से गायब होना था, इसीलिए आशी ने घर वालों के सामने पेट दर्द का बहाना बनाया और आराम करने के बहाने वह अपने कमरे में चली गई, जहां वह अच्छे से रेडी होकर क्रिश के बने हुए सीक्रेट डोर से बड़ी ही आसानी से सीधा डेविडसन विला के बाहर निकली। राहुल समर को अपने साथ मार्केट ले जाने के बहाने घर से बाहर ले आया था और अब समर गाड़ी के अंदर ही रेडी हुआ। राहुल अपने सेक्रेट बेस पर कुछ लैपटॉप और इंस्ट्रूमेंट के सहारे उन दोनों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए रेडी हुआ। आशी और समर हमेशा की तरह ब्लैक कॉस्ट्यूम, ब्लैक पैंट, ब्लैक स्वेटर, ब्लैक ग्लव्स, ब्लैक लेदर बूट पहने रेडी थे, जो कि काफी हाई तकनीक के थे। आशी और समर ने अपने टॉप एरिया में बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था। इसके ऊपर से समर ने लेदर की ब्लैक जैकेट पहन रखी थी, लेकिन आशी ने एक ब्लैक हुडी पहन रखी थी। इसके साथ ही ब्लैक डेविल मास्क, जो कि उसकी सिग्नेचर मास्क था। इसके जरिए आशी को पहचानना काफी मुश्किल था। उसने अपनी स्पेशल सिक्योरिटी के लिए हमेशा की तरह फस और बॉडी के कुछ हिस्सों पर ब्लैक पेंट लगा रखा था, ताकि अगर गलती से भी उसका मास्क है जाए तो उसे पहचानना मुश्किल था। पिछली बार उसकी एक छोटी सी लापरवाही के कारण युवान खन्ना ने उसे लगभग पहचान ही लिया था। वह तो उसने अपनी समझदारी से अपने आप को सिक्योर किया था। खैर, अब दोनों ही एक सुपर स्पीड कार में बैठकर अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। लगभग 2 किलोमीटर आने के बाद एक हेलीपैड पर एक हेलीकॉप्टर उन दोनों का इंतजार कर रहा था। दोनों अपनी गाड़ी से निकालकर हेलीकॉप्टर में बैठे। अब समर ने हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि दोनों की डेस्टिनेशन काफी दूर थी, जहां गाड़ी से पहुंचने में काफी वक्त लगने वाला था।
लगभग 1.5 घंटे हवा में फ्लाई करने के बाद समझना एक शांत एरिया के हेलीपैड पर जाकर हेलीकॉप्टर को उतारा, जहां आशी और समर की सुपर स्पीड स्पोर्ट बाइक उनका इंतजार कर रही थी। दोनों ही काफी स्टाइल के साथ अपने सर पर हेलमेट पहने अपनी अपनी बाइक पर बैठे और अब कुछ ही पल में उनकी बाइक हवा से बातें कर रही थी। इस बाइक की स्पीड इतनी तेज थी कि पल भर में यह आंखों से ओझल हो जाती थी। ये बाइक भी कोई नॉर्मल स्पोर्ट बाइक नहीं थी, बल्कि इसके आगे हैंडल पर एक टैबलेट स्क्रीन लगी हुई थी जो कि कई सारे फंक्शन से लेस थी। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। आशी और समर इस बाइक पर तेजी से ड्राइव करते हुए अपनी उंगलियों से कुछ बटन प्रेस करते हैं, जिसके बाद एक जीपीएस मैप उस स्क्रीन पर आ जाता है। समझ ने अपनी बाइक के स्क्रीन से यह मैप आशी के स्क्रीन पर शेयर की, जिसे देखकर आशी का चेहरा बिल्कुल डार्क हो गया और अब उसने समर की तरफ देखते हुए अपनी उंगली से थम्स अप दिखाया। समर ने अपनी पीठ पर एक बैकपैक पहन रखा था। अब समर ने अपने हाथों में पहनी हुई वॉच से कुछ बटन दबाए, जिसके बाद उसके बैग से अपने आप ही कुछ हाईटेक मेटल से बने हुए मच्छर निकलकर हवा में फैल जाते हैं और अब समर और आशी अपना अपना रास्ता बदल लेते हैं। दोनों ही अलग अलग दिशा में चले गए क्योंकि उन लोगों की डेस्टिनेशन आ चुकी थी। आशी ने अपने कानों में पहने हुए ब्लूटूथ डिवाइस को एक्टिवेट किया और कुछ ही दूरी पर जाकर उसने अचानक अपनी बाइक रोकी। उसने अपनी नज़र आसपास घुमाकर देखी और अपनी बाइक को कुछ पत्थरों के पीछे छुपाकर वह अलर्ट पोजीशन बनाते हुए अपनी आंखों पर थर्मल वीजा कैमरा वाला ग्लासेस पहनती है। पर अब वह अपने हाथ में एक छोटी सी लेकिन काफी शार्प अटैक करने वाली गन लेकर तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ समर भी अपनी बाइक को एक साइड लगाकर अपनी आंखों पर गॉगल्स पहने अपने हाथ में एक गन लिए दूसरे रास्ते से उस जगह की तरफ तेजी से दौड़ा जहां ये डील होने वाली थी। समर के द्वारा छोड़े हुए छोटे छोटे मच्छर सुपर स्पीड के साथ उन लोगों से आगे आगे चारों तरफ उस एरिया में फैल चुके थे, जिनके माध्यम से मिलो दूर बैठा हुआ राहुल लैपटॉप की स्क्रीन पर उसे जगह का व्यू देखते हुए उन दोनों को ही इंस्ट्रक्ट कर रहा था, ताकि वह दोनों किसी के भी नजरों में ना आए। मच्छरों की बॉडी पर कुछ खास तरह के थर्मल विजन कैमरा लगे हुए थे, जो कुछ ही दूरी से इंसान की बॉडी हीट को महसूस कर यह पता लगा लेते थे कि सामने कोई इंसान है। आशी और समर ने खास तरीके की कॉस्ट्यूम पहनी थी, जिसकी वजह से मच्छर उन दोनों को डिटेक्ट नहीं करते थे और लाखों की भीड़ में सिर्फ दुश्मनों का पता लगाना बहुत आसान हो जाता था। इसके साथ ही आसपास के एरिया को अच्छे से देखने के लिए भी कैमरे थे। इस वक्त रात हो चुकी थी और रात के इस वक्त में भी यह कैमरे काफी क्लियर फोटोज लेते थे। इसके साथ ही आज चांदनी रात थी। खुले आसमान के नीचे तारे और चांद की रोशनी में समर और आशी को तेजी से आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। कुछ ही पल में वह लोग समुद्र के उसके किनारे पर आ चुके थे जहां डील हो रही थी, जिसे देखकर आशी और समर जल्दी से समुद्र की रेत में किसी बिच्छू की तरह छुप गए। आशी और समर को बहुत अच्छे से पता कि यहाँ विवान खन्ना की टीम के साथ क्रिश की टीम भी मौजूद है, इसीलिए उन लोगों को दोनों से छुपते हुए अपना काम करना था। वह दोनों रेत के नीचे छुपे हुए सामने का नजारा नोटिस कर रहे थे, जहां एक ब्लैक सूट बूट में आदमी अपनी आंखों पर ब्लैक चश्मा चढ़ाए मुंह में सिगार दबाए खड़े होकर अपने कुछ खास लोगों को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रहा था। वह समुद्र किनारे उसी जगह पर मौजूद एक लग्जरियस कार की बोनट पर बैठे, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाए सिगार का धुआं उड़ाते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ सामने बड़े बड़े ट्रकों को देख रहा था, जिन ट्रक में से बहुत ही बड़े बड़े कंटेनर कुछ क्रेन मशीनों द्वारा उतारे जा रहे थे। इन कंटेनर को देखते ही आशी और समर जान चुके थे कि हथियार इन्हीं में है, जिन्हें समुद्र के रास्ते सऊदी अरब भेजा जाएगा। समर का पूरा ध्यान उन कंटेनर पर था, लेकिन आशी की आंखें गाड़ी पर बैठे हुए इंसान को देखकर गुस्से से दहक रही थी। उसकी काली गहरी आंखों में खून उतर आया था। आशी का खून बुरी तरह खौल रहा था और उसके हाथों की मुठ्ठियां कस चुकी थी, क्योंकि उसके ठीक सामने विवान खन्ना था, जो कि किसी राजा की तरह बैठकर सिगार पी रहा था। उसे देखकर आशी को इस हद तक नफरत हो रही थी कि उसका दिल किया वह भी और इसी वक्त अपने बंदूक के निशाने पर विवान खन्ना को ले और उसका सर गोलियों से भून डालें। और आशी इस चीज का इंतजार करना भी नहीं चाहती थी, बल्कि यहाँ आने का उसका सबसे बड़ा मोटिव तो यही था कि वह विवान खन्ना को अभी और इसी वक्त खत्म कर दे। इसीलिए तुरंत ही अपने गन पर अपनी पोजीशन बनाई और विवान खन्ना को निशाना बनाकर उसे शूट करने ही वाली थी कि तभी अचानक
ही विवान खन्ना के और आशी के निशाने के बीच में विवान खन्ना का बेटा युवान खन्ना आ गया। उसे देखकर आशी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी आशी को ख्याल आया कि अगर विवान खन्ना के सामने ही उसके बेटे को मार दिया जाए तो कितना अच्छा होगा, वह दर्द से तड़प उठेगा। ये सोचकर आशी के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। वैसे भी मरना तो दोनों को ही है। आशी ने अब अपना निशान युवान खन्ना की तरफ किया कि तभी अचानक उसके कानों में पहने हुए ब्लूटूथ में राहुल की आवाज आई, काल्म डाउन आशी, यह सही वक्त नहीं है, उसे मरना है, लेकिन सही वक्त आने पर मरने से पहले उसे अपनी बर्बादी देखनी है। अपने गुस्से को पी जाओ बेटा और अपने मिशन पर ध्यान दो। और राहुल की बात को सुनकर आशी गुस्से से दांत पिसती रह गई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। और तभी उसकी नज़र सामने गई जहां अचानक ही कृष के लोगों ने विवान खन्ना के हथियारों पर अटैक कर दिया था। कुछ ही सेकंड में वहां फायरिंग शुरू हो चुकी थी। आशी और समर ने फिलहाल कुछ नहीं किया क्योंकि वह अपने प्लान पर काम कर रहे थे। कुछ ही देर में वहां फायरिंग काफी जोरों शोरों से होने लगी। दोनों ही टीम एक दूसरे पर हावी हो रही थी कि तभी समर और आशी की नज़र युवान खन्ना और विवान खन्ना दोनों बाप बेटे पर गई। जहां युवान खन्ना के निशाने पर दूर फायरिंग कर रहा राका था तो वहीं दूसरी तरफ विवान खन्ना के निशाने पर कृष था। लेकिन इससे पहले कि वह दोनों राका और कृष को अपना निशाना बनाते, अचानक ही आशी और समर ने अपनी पोजीशन संभाली और उन्होंने अपनी साइड से अचानक ही युवान खन्ना और विवान खन्ना पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उन दोनों बाप बेटे का निशाना चूक गया। और इसी बात का फायदा उठाकर राका और कृष लगातार उन दोनों पर फायरिंग करने लगे। लेकिन तभी फायरिंग के दौरान विवान खन्ना को समझ में आ गया था कि वहां कृष और राका की टीम के साथ कुछ और लोग भी हैं। अब वह फायरिंग का मोर्चा संभालते हुए अपने सबसे बड़े फाइटर जीवा को ऑर्डर देते हुए बोला, जीवा, यहाँ दुश्मनों की एक नहीं बल्कि दो टीम है, हम इन्हें बाद में देखते हैं, पहले हमें अपना माल यहाँ से निकालना होगा। तुम सामने ड्रैगन किंग की टीम को संभालो, युवान तुम दुश्मनों की दूसरी टीम आशी और समर को संभालो और मैं अपना माल यहाँ से भेजने की तैयारी करता हूँ। एस डैड एस मास्टर कहते हुए युवान और जीवा ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। अब युवान लगातार आशी और समर के ऊपर अटैक कर रहा था। युवान की एक छोटी सी टीम भी उसकी हेल्प कर रही थी। जीवा अकेले कृष और राका को संभाल रहा था, जिसमें उसकी टीम भी उसकी हेल्प कर रही थी। और विवान खन्ना सही मौका देखकर अपने शिप को वहां से निकाल देता है, जिसे देखकर राका और कृष हैरान रह गए। राका, वह शिप जाना नहीं चाहिए, मैं जीवा को संभालता हूँ, तुम उसे संभालो, एस किंग कहकर राका जल्दी से उसे जगह से भागा। अब कृष जीवा का सामना कर रहा था। राका एक छोटी सी बोट पर अपने कुछ लोगों के साथ तेजी से उसे शिप के पीछे गया, जिसे देखकर विवान करना उसे पर गोलियों की बारिश करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, जिससे बचते हुए राका अपनी शिप को तेजी से दौड़ा रहा था। अब विवान खन्ना भी राका के पीछे एक छोटी सी बोट पर उसके पीछे निकल गया और वही आशी और समर लगातार युवान खन्ना की फायरिंग से बच रहे थे और उस पर फायरिंग कर रहे थे। और तभी फायरिंग के बीच समर ने परेशान होते हुए ब्लूटूथ के माध्यम से आशी और राहु से कनेक्ट करते हुए कहा, ओह नो, ये शीप तो जा चुकी है, अब हम क्या करें? ऊपर से यह युवान खन्ना हम पर लगातार फायरिंग कर रहा है, वह इतना अच्छा शॉप शूटर है, मैंने सोचा नहीं था। इसके घन से बचना तो बहुत मुश्किल है। और यह जीवा, ये तो ऐसा कैसे हो सकता है? समर की आवाज में चिंता साफ नजर आ रही थी। डोंट वरी समर, इफ दे आर इविल देन आई एम प्रिंसेस ऑफ डेविल कहते हुए आशी की वॉइस काफी कोल्ड और एटीट्यूड भरी थी। इसके साथ ही उसकी आंखों में कुछ अलग और खतरनाक था। उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।